हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल एक एजुकेशन स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो हम संविधान से संबंधित जो भी लेकर वीडियो आए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन में कौन कौन से ऐसे तत्वों को जोड़ा गया, इसमें किस किस का वर्णन किया गया। तो हम प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन कब होता है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो पहला यानी कि पहला तत्व कौन सा जोड़ा गया, यानी इसमें ये कहा गया है कि संसद के द्वारा जो भी संशोधन होते हैं या निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णयों पर न्यायालय के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। तो हमें उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि केंद्र को अधिकार है यानी कि जो केंद्र सरकार है उसको ये अधिकार है, वो चाहे जब या किसी भी राज्य क्षेत्र में सुरक्षा बल को तैनात कर सकती है। यानी कि ये कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है वो चाहे जब केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य सरकार हो या राज्य क्षेत्र हो, कहीं भी सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है। यानी सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात कर सकती है केंद्र सरकार। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी दूसरा पॉइंट याद हो गया होगा। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, संसद को ये अधिकार है। संसद को अधिकार कौन कौन से दिए हैं, मतलब कि संसद को ये अधिकार है कि ये लाभ का पद है या लाभ का पद नहीं है। मतलब कि संसद को ये अधिकार है, संसद ये कर सकती है कि कौन सा लाभ का पद है, कौन सा लाभ का पद नहीं है। तो संसद ये निश्चित करती है या यह मतलब कि अनुमान लगाती है या मतलब संशोधन करके ये कहती है कि ये लाभ का पद है या नहीं है। यानी जो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि संसद को ये अधिकार है, यानी संसद को ये अधिकार है कि कौन सा लाभ का पद है या कौन सा नहीं है। यानी ये निर्धारण कर सकती है, संसद ये निर्धारण कर सकती है कि कौन सा लाभ पद है कौन सा नहीं है। तो हमें उम्मीद है आपको तीसरा पॉइंट याद हो गया होगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम देखते हैं आपका अंतिम पॉइंट क्या कहता है। अंतिम पॉइंट ये कहता है कि संसद व राज्य विधानमंडल, यानी कि ये प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में, ये प्रावधान किया गया कि संसद व राज्य विधानमंडलों की गर्भपूर्ति आवश्यक नहीं है। मतलब कि गर्भपूर्ति आवश्यक नहीं है, मतलब कि ये प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में, ये प्रावधान किया गया कि जो संसद व राज्य विधानमंडलों में जो भी सदस्य बैठते हैं या जो भी सदस्य भाग लेते हैं उन सदस्यों की गर्भपूर्ति आवश्यक नहीं है। यानी कि उसमें 1/10 सदस्य होना आवश्यक है। यानी कि 1/10 सदस्य, तो 1/10 सदस्य होना आवश्यक है। मतलब कि पूरा समझ में आ गया होगा। यानी संसद व राज्य विधानमंडलों की गर्भपूर्ति आवश्यक नहीं है। अगर वहां पर 1/10 सदस्य भी होते हैं तब भी कार्रवाई, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम इसको क्लीन कर देते हैं। चलो हम 43वां संविधान संशोधन आपके सामने लेकर आए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा। 43वां संविधान संशोधन, इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है। 43वां संविधान संशोधन 1977 को हुआ था। यानी 1977 में 43वां संविधान संशोधन होता है और इसमें ये कहा गया कि 42वें संविधान संशोधन में कुछ संवैधानिक संशोधनों को निरस्त किया गया। यानी कि जो 43वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो अधिनियम मतलब जोड़े गए थे उन कुछ अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया। 43वें संविधान संशोधन के तहत इन कुछ अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया। जो संवैधानिक संशोधन यानी संवैधानिक संशोधन के जो भी अधिनियम होंगे, कुछ भी अधिनियम हो सकते हैं, तो उनको 43वें संविधान संशोधन के तहत उनको निरस्त कर दिया गया 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी उनको निरस्त कर दिया गया। और
अब हम देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन है काफी महत्वपूर्ण संशोधन है। इसमें हम कुछ यानी पॉइंट हमने आपको यहाँ पर डिनोट किए हैं, इन पॉइंटों को देखेंगे और समझेंगे, और इसमें कुछ पॉइंट अभी हैं वो हम इसको क्लियर करने के बाद उनको समझाएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे जो पहला पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके, यानी कि संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके उसको विधि अधिकार बना दिया गया। यानी कि 44वें संविधान संशोधन, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या हुआ, इसमें होता है कि जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त करके उसको, यानी कि उसको विधि अधिकार यानी कानून का अधिकार बना दिया गया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमें उम्मीद है आपको इस पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसमें कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभाओं की अवधि, यानी कि पहले जो लोकसभा तथा विधानसभाओं की उनकी जो अवधि हुआ करती थी, पहले 6 वर्ष हुआ करती थी, उनको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के तहत द्वारा उनको, यानी कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की जो अवधि हुआ करती थी, अध्यक्षों की जो अवधि हुआ करती थी पद के लिए, तो उनको पहले 6 वर्ष हुआ करती थी, अब इसे पुनः 5 वर्ष कर दी गई। हमें उम्मीद है आपको ये पॉइंट याद हो गया होगा। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होंगे, वो सभी विवाद उच्चतम न्यायालय के द्वारा सोल्व किए जाएंगे। ये उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया, यानी कि ये अधिकार उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार दिया गया कि जो भी निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होंगे, तो हम ये सारे विवाद वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही सोल्व किए जाएंगे, सुलझाए जाएंगे। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से सलाह ले सकता है। 44वें संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से सलाह ले सकता है। यदि कोई भी पत्र राष्ट्रपति के पास आता है, मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, अगर राष्ट्रपति उसे पुनः वापस कर दे तो वो मंत्रिमंडल के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति के पास फिर वही पुनः वापस आ जाता है, तो राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ता है, यानी हस्ताक्षर ही करने ही पड़ते हैं। आपका 44वें संविधान संशोधन में कुछ पॉइंट रह गए थे, हम आपको लेकर आए आपके सामने। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आएगा, और इसमें जो पॉइंट है उनको हम देखेंगे। जो 44वां संविधान संशोधन वो 1978 में होता है, 1978 में हुआ था। इसमें कहा गया है कि हमने जो पॉइंट आपके सामने जो लिखे हैं, इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात तभी घोषित किया जा सकता है जब कैबिनेट के द्वारा लिखित सिफारिश की जाए। यानी कि जब राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपात तभी घोषित किया जा सकता है जब कैबिनेट के द्वारा लिखित सिफारिश की जाए, तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। तो इसमें ये 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, यानी कि ये पॉइंट 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये पॉइंट जोड़ा गया। इसमें पॉइंट इसे हम फिर एक बार इसे रिकॉल करेंगे। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी घोषित कर सकता है जब कैबिनेट के द्वारा लिखित सिफारिश की जाए, तभी राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो 44वां संविधान संशोधन का जो 1978 में होता है, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि संसद के द्वारा, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि संसद द्वारा 1 माह के अंदर, यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है उसका अनुमोदन संसद को 1 माह के अंदर कर लेना चाहिए। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्र में अगर राष्ट्रीय आपात घोषित होता है,
के द्वारा जो भी राष्ट्रीय आपात घोषित होता है तो संसद के द्वारा उस पर अनुमोदन 1 माह के अंदर कर लेना चाहिए। यानी कि अगर हम याद करते हैं कोई भी चैप्टर तो हमें अपनी भाषा में याद करना चाहिए, जिससे कि हमें जल्दी से कंप्लीट हो जाए। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि आंतरिक सशक्त यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो भी राष्ट्रपति के द्वारा यानी संसद के द्वारा जो भी 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो होता है, इसमें जो अंतिम पॉइंट हम इसके बारे में समझेंगे। अंतिम पॉइंट क्या कहता है, इसके बारे में क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपात घोषित होता है उसमें यानी कि जो संसद है, संसद के द्वारा जो भी उद्घोषणा की जाती है, संसद के द्वारा ये उद्घोषणा की जाती है कि जो आंतरिक अशांति के कारण यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषित नहीं हो सकता है। यानी संसद ये कहती है कि राष्ट्रीय आपात जो होता है वो आंतरिक अशांति के आधार पर घोषित नहीं होता है। ये जब घोषित होता है जब सशस्त्र विद्रोह, यानी कि संसद ये कहती है कि राष्ट्रीय आपात तभी घोषित हो सकता है जब सशस्त्र विद्रोह ना कि आंतरिक अशांति के कारण, यानी कि ना कि आंतरिक अशांति के आधार पर जब भी सशस्त्र विद्रोह होगा तभी राष्ट्रीय आपात घोषित होगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो हम ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ये जय हिंद।